नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज से हम ज्योतिष विषय को लेकर के और अन्य धर्मशास्त्र अथवा जो अपने वेद व्याकरण इत्यादि जो षडंग शास्त्र हैं उन सभी विषयों को लेकर के आज से हम नई पॉडकास्ट की श्रृंखला प्रारंभ करने वाले हैं। आज इस पॉडकास्ट का पहला सत्र है और इस सत्र के हमारे मुख्य अतिथि हैं पंडित राजेश मिश्रा जी। वैसे तो ये वरिष्ठ अभियंता है मध्य प्रदेश शासन में, किंतु इनको ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही अच्छा ज्ञान है और ज्योतिष शास्त्र की जो विशेष रूप से जो गणित स्कंद की परंपरा अपनी है, जिसे हम सिद्धांत स्कंद भी कहते हैं, और उसी सिद्धांत स्कंद के आधार पर हमारे जो ग्रह हैं, नक्षत्र है, राशियां हैं, ग्रहण हैं, मतलब जितने भी गणितीय अवयव होते हैं और जितने भी हमारे पंचांग इत्यादि बनते हैं उन सभी का मूल स्रोत हमारा सिद्धांत स्कंद ही होता है और उसके ये विशेष जानकार हैं। ज्योतिष शास्त्र में इनकी गहन रुचि है और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ हैं, जो सूर्य सिद्धांत हुए, ग्रह लाघव हुए इत्यादि अनेक ग्रंथों का आश्रयण करके इन्होंने कंप्यूटर में MS एक्सेल के माध्यम से इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है जिसमें आप केवल वर्ष, मास, दिनांक इत्यादि डालेंगे तो आपको सैकड़ों वर्ष पश्चात के भी पंचांग का पूरा ज्ञान हो जाएगा और सैकड़ों वर्ष पूर्व भी आप पंचांग का ज्ञान स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हमें भी बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिल करके। डॉक्टर साहब, तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो ज्योतिष शास्त्र में रुचि है, वस्तुतः आप वरिष्ठ अभियंता हैं, तो आपकी जो ज्योतिष शास्त्र में रुचि है वो कैसे जागृत हुई और आपने एक्सेल में, ये कंप्यूटर में आपने इसको फिट करने का कैसा सोचा? ज्योतिष चूँकि हमारे वंश परंपरागत रहा है और हमारे 5 पीढ़ी पहले पंडित बिहारी लाल जी मिश्र थे, जो कि काशी में गणित पढ़ने गए थे, सिद्धांत का उन्होंने अध्ययन किया था और उस काल में उन्होंने पंचांग निर्माण करने का प्रयास किया था, लेकिन उस काल में संसाधन कम होते थे। इसके कारण से वो लगभग 2 या 4 साल बाद में वो पंचांग नहीं निकाल पाए थे, क्योंकि छापा खाने की ग्रामीण अंचल में काफ़ी परेशानी होती थी, क्योंकि हम लोग ग्रामीण अंचल के निवासी थे। तो जब हम प्रारंभ बालावस्था में थे तो हमारे पिताजी के फूफा जी पंडित राजाराम तिवारी जी, जो कि करेरा जिला शिवपुरी के रहने वाले थे, तो तिवारी जी उस इलाके में सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। उनको वो ज्योतिष का जो लिख देते थे वो 100% घटित होता था। तो उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और सानिध्य भी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ कि जब पंडित राजाराम तिवारी जी को वृद्धावस्था के कारण से कुछ हाथ से लिखने में दिक्कत आने लगी, उनका हाथ कंपन करने लगा, तो वो हमें बुलाते थे। जब हम 3री क्लास में पढ़ते थे तो उन्होंने हमसे बोल करके और हमसे लिखवाते थे जन्म कुंडली को। तो उस प्रकार से हम उनसे कई प्रश्न करते रहते थे, तो वो उन प्रश्नों का भी हमें जवाब देते थे। तो हमें लगा कि ये ज्योतिष हमारा जो परंपरागत विषय है ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और देश हित में है और जनहित में है। इस प्रकार से हमारी जागृत रुचि जो हुई वो कालांतर में हम गणित के विद्यार्थी रहे। हायर सेकेंडरी हमने गणित से किया, इसके बाद इंजीनियरिंग किया, तो हमारा गणित प्रमुख विषय रहा। और चूँकि हमारा जो खगोल शास्त्र है वो भी गणित और फिजिक्स दोनों से मिलके बनता है, उसमें से गणित पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रह कहाँ रहेगा, किस दिन किस दिशा में रहेगा, ये सब गणनाएं गणित की गणनाएं हैं, जो कि खगोल की बहुत महत्वपूर्ण मेरुदंड है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए विषय जो सूर्य सिद्धांत है वो अत्यंत प्रिय लगा और उस सूर्य सिद्धांत के आधार पर हमने कुछ ग्रह गणनाएँ की। कालांतर में ये स्थिति देखने में आई कि कुछ नवीन वेदशुद्ध पद्धतियाँ भी आईं, उन पर भी हमने काम किया है। और एक्सेल का जहाँ तक प्रश्न है, तो एक्सेल चूँकि एक गणित करने का माध्यम है, प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके पास जो संसाधन थे, स्लेट बत्ती हुआ करता था, या फिर कई जगह हमने देखा है, हमने एक तस्वीर देखी थी कि प्राचीन काल में गंगा नदी के किनारे रेत में कुछ वहाँ पर गुरुजी बैठे हुए हैं और कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, वो रेत में लिख करके और गणित करते थे। माने हमारे यहाँ इतनी रुचि थी गणित के प्रति कि साधन न होते हुए भी वो रेत में लिख करके गणित करते थे। और कालांतर में फिर पट्टिकाएँ वगैरह आईं और अब वर्तमान में चूँकि कंप्यूटर का युग है, तो कंप्यूटर का युग है तो हमें समय के अनुसार चलना चाहिए। चूँकि कंप्यूटर द्वारा गणनाएँ शीघ्रता से होती हैं, तो इसलिए हमने एक्सेल में इन सूर्य सिद्धांत और
जो अर्वाचीन सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत है, इन सबको एक्सेल में डाल करके और त्वरित गति से कार्य करने के लिए हमने उनको प्रोग्रामिंग तैयार की। और एक्सेल में प्रोग्रामिंग तैयार करने से ये फ़ायदा हुआ कि हमें जो गणनाएं 10-10, 20-20 अंकों की करना पड़ती हैं, यानी कि जब हम कल्प के प्रारंभ से लेकर के और आज तक का अहर्गण निकालते हैं जो कि 20 अंक से अधिक का होता है, तो ये हाथ से करने में पहले बहुत अधिक श्रम लगता था और गलती होने की संभावना भी थी। लेकिन अब चूँकि एक्सेल प्रोग्राम है तो उसमें हमने एक बार प्रोग्राम में डाल दिया है, तो हम किसी भी जगह का अक्षांश और दिनांक डाल करके किसी भी स्थान के अक्षांश के अनुसार ग्रह स्पष्ट क्षण भर में कर सकते हैं। इस प्रकार से एक्सेल का हमने एक सदुपयोग किया है। तो ये लगभग कितने वर्ष हो गए आपको इस परंपरा में आए हुए? मतलब आपने भी सूर्य सिद्धांत के ग्रंथ का अध्ययन किया, ग्रह लाघव इत्यादि जो हमारे प्राच्य जो पंचांग बनाने के मुख्य आधारभूत जो ग्रंथ समझे जाते हैं, तो उनको आपने जब एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो उसमें क्या क्या परेशानियां आई या कितने वर्षों का परिश्रम लगा आपका? उसमें क्या कुछ सहूलियत मिली या किसी से उसका सहयोग आपको मिला? तो इसके बारे में आप जो आपकी यात्रा है, क्योंकि आपका एक पंचांग छपता है पुष्पांजलि पंचांग, और वो पंचांग पूर्णतः आपके इसी परिश्रम पर ही आधारित है, तो उसके बारे में कुछ आप बताएं कि ये जो आपकी जर्नी प्रारंभ हुई, यात्रा प्रारंभ हुई एक्सेल वाली, तो उसके विषय में किसी से सहयोग प्राप्त हुआ हो या प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन करने में या फिर वेद इत्यादि करने में, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। क्योंकि बचपन में जिस समय हम हायर सेकेंडरी पढ़ते थे तो 1984 की बात है, उस समय कैलकुलेटर ज़रूर हुआ करते थे, तो हम कैलकुलेटर की सहायता से कुछ सिद्धांतों को गणित करने का प्रयास करते थे, जन्म कुंडली बनाने का प्रयास भी करते थे। और उसमें केवल कैलकुलेटर था, साधन निश्चित नहीं थे, अनिश्चित थे। इसके बाद जो है जब हम सर्विस में आए, अभियंता बने, उस दौरान हमारे लिए शासन द्वारा एक कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई थी। उस ट्रेनिंग के दौरान हमने जो है MS वर्ड के साथ में एक्सेल भी सीखा था। और जब हमने एक्सेल सीखा तब हमें लगा कि ये सिद्धांत ज्योतिष में काफ़ी उपयोगी हो सकता है। और एक एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूज़र फ्रेंडली है, उसको कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं यूज़र फ्रेंडली, मतलब जिसको हर एक कोई समझ सकता है। क्योंकि अन्य जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, कोबोल और इत्यादि और भी जो प्रोग्राम लैंग्वेज हैं, वो स्पेशल जो पढ़ते हैं या स्पेशल जो इंजीनियर होते हैं उन्हीं के काम की होती हैं। लेकिन एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जो सामान्य यूजर यानी सामान्य व्यक्ति भी, सामान्य विद्यार्थी भी एक्सेल को आसानी से चला लेता है। इसीलिए उस दौरान हमें सन 2000 ईस्वी के आसपास ये प्रेरणा मिली कि हमें जो गणित आता है उस गणित को हम एक्सेल प्रोग्राम में डालेंगे तो हमें भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा उस प्रोग्राम को जब हम किसी दूसरे को देंगे या दूसरे उसका उपयोग करेंगे या दूसरे उसका अपने हिसाब से मॉडिफाई करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें भी बहुत सरलता होगी। तो ये प्रयास हमने सन 2000 से प्रारंभ कर दिया था। तो जैसे कि वर्तमान समय में बहुत सारे पंचांग आज के भारतवर्ष में यदि हम देखें तो कोई ग्रह लाघवी पंचांग, कोई चित्रा पक्षी पंचांग, अनेक प्रकार के पंचांग छपते, लगभग 100 से अत्यधिक पंचांग तो पूरे अपने भारतवर्ष में होंगे। तो आपका जो पुष्पांजलि पंचांग है तो उसको आपने कैसे मार्केट में लॉन्च किया, या कुछ कठिनाई आई, या फिर कुछ ऐसे फॉर्मूले जो आप बनाते समय कुछ मिस हो गया या फिर कुछ इस तरह की परेशानी आई, तो उसके बारे में आप बताएं जो है। जी, सन 2000 में जब हमने एक्सेल में उस पर काम करना शुरू किया गणित को, तो उस अवधि में एक अजय झा जी इंजीनियर हैं, वो हमारे मित्र हैं और हमारे विभाग में ही एक वरिष्ठ इंजीनियर हैं। वो उनका गणित में पहले से रुचि थी। इसके अलावा उनकी एक्सेल में मास्टरी थी, क्योंकि हमारे कंप्यूटर सेक्शन में ही वो इंचार्ज थे। तो उनकी सहायता से हमने जहाँ पे ऐसे सूत्र जिनको फार्मूला बोलते हैं एक्सेल में, ऐसे सूत्र जो काफ़ी कठिन थे जिसमें लॉजिकल्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, इफ़ एंड आर और इत्यादि जो लॉजिकल्स लगते हैं, उनको जो है हमने उनसे समझने का प्रयास किया। और कई बार तो ऐसा मौका आया कि हम जब काम करते रहते थे तो हम ये भूल जाते थे कि रात्रि के 11 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं, और उसमें काम करते करते उनको फ़ोन लगा देते थे जहाँ कहीं हम अटक जाते थे। तो वो जो है उसमें तत्काल सॉल्यूशन देते थे कि आप एक्सेल में ऐसा ऐसा फार्मूला डालिएगा, तो इससे आपको जो रिजल्ट चाहते हैं और गणित की दृष्टि से रिजल्ट चाहते हैं वो उस रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद कई बार प्रारंभिक अवस्था में जो एक्सेल प्रोग्राम था वो इतना सक्षम नहीं था कि इस गणित के कॉम्प्लिकेशन को पूरी तरह से कैलकुलेट कर सके, या कैलकुलेट कर भी लेता था तो कई बार वो पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाता था।
तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि 2005 में एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने 2 या 3 साल जो मेहनत की थी पूरे सूर्य सिद्धांत को उसमें डाला था मैंने। उस समय जो है हुआ था कि कुछ लॉजिकल्स मैंने डाले थे तो वो कंप्यूटर समझ नहीं पाया, और जब कंप्यूटर नहीं समझ पाया तो पूरा का पूरा प्रोग्राम क्रैश हो गया था। जब क्रैश हो गया था तो मुझे काफ़ी दुख हुआ था, 2 साल का था। लेकिन जो भी भगवान करता अच्छे के लिए करता है, तो उस समय जो है पुनः मैंने जब उसको तैयार करने का प्रयास किया तो वो काम हालांकि 1 महीने में पूरा हो गया था, लेकिन उससे मुझे और भी कई नए फार्मूला खोजने में मिले थे और नए प्रकार से करने का तरीका मिला था, क्योंकि एक ही गणित को कई प्रकार से कई लॉजिक के तरीके से सरल हल किया जा सकता है। तो पहले जो हमने लॉजिक लगाए थे वो काफ़ी लंबे लंबे थे, जिनमें इफ़ और एंड के कंडीशंस बहुत ज़्यादा थी, और जब ज़्यादा कंडीशन होती तो प्रोग्राम स्लो हो जाता है। लेकिन जब हमने उसको पुनः बनाया तो उसमें लॉजिक्स को हमने कम किया, इससे वो हमारा एक्सेल प्रोग्राम अब काफ़ी सरल हो गया और सुचारू रूप से चलने में, क्षणिक रूप से चलने में सक्षम हो गया। तो क्या जैसे आज का यदि हम डेट डालें, वर्ष डालें, महीना डालें और अक्षांश देशांतर यदि आपके इस सिस्टम में हम डालें, तो क्या आप आज का पंचांग बता सकते हैं कि कैसे मतलब इसमें चलेगा जो, या फिर वर्षों पूर्व का यदि हम जानना चाहें? क्योंकि क्या है कि जब भी हस्तलिखित जन्म कुंडली इत्यादि का अध्ययन करना होता है तो पुराने पंचांग 200 वर्ष पूर्व अथवा 50 या 60 वर्ष पूर्व जो पंचांग रखे उनको सहेज करके रखने में बड़ी परेशानी होती है। तो क्या आपके इस एक्सेल प्रोग्राम में ऐसी सुविधा है कि दिनांक डाले तो हम उस दिन का तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, कौन सा ग्रह किस राशि किस नक्षत्र पर था, ये क्या इसकी जानकारी हो सकती है? जी हाँ, एक्सेल प्रोग्राम इस प्रकार से बनाया गया है कि हम उसको हज़ारों साल पहले और हज़ारों साल आगे तक के लिए कोई भी तारीख डाल देंगे जो कि जूलियन डेज में होगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम जूलियन डेज में चलता है, तो इसलिए हम वहाँ जूलियन डेज की ही बात करेंगे, माने डेट की बात करेंगे। उसी को जूलियन डे बोलते हैं, उसी को डेट भी बोलते हैं। तो वो हम तारीख कोई भी हज़ारों साल पहले की डाल देंगे या बाद की डाल देंगे, तो एक कैलकुलेशन स्वाभाविक रूप से क्षण भर में हो जाएंगे। क्षण भर में पता लग जाएगा कि उस दिन क्या तिथि थी, क्या बार था, कौन सा नक्षत्र था, और पंचांग के जो भी अंग होते हैं वो समस्त क्षण भर में तैयार हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के समय में जो हमारे पंचांग बनते हैं वो कलकत्ता एफेमेरिज से उसको ग्रहण किया जाता है, और स्थानीय पंचांगों में उसका स्थान जन्य जो संस्कार होते हैं वो संस्कार कर देने से आपका स्थानीय पंचांग बन जाता है। तो इस सॉफ्टवेयर या इस एक्सेल प्रोग्राम के माध्यम से क्या ये संभव है कि कलकत्ता पर हमारा जो निर्भरता है वो बिल्कुल ना रहे? आपका ये जो प्रोग्राम है वो पूर्णतया सूर्य सिद्धांत अथवा केतकर या मकरंद के पद्धति पर आधारित है, जो इसको हम ग्रहण करें तो जो कलकत्ता से जो प्रतिवर्ष हम जो डाटा मंगाते हैं तो वो डाटा मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसी सुविधा है क्या आपके पास? जी हाँ, अपने भारतवर्ष में वर्तमान में 2 प्रकार के गणित चल रहे हैं। एक प्राचीन गणित है, दूसरा अर्वाचीन गणित माने आधुनिक गणित है। तो जो कलकत्ता वेधशाला वाला है वो आधुनिक गणित है। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे आधुनिक गणित है क्या, अर्वाचीन गणित है क्या। वास्तव में फ्रांस और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने, उनमें से केपलर थे और न्यूकॉम्ब एक साइंटिस्ट थे या गणितज्ञ कह सकते हैं उनको, अमेरिका के थे। इन्होंने जो है सबसे पहले कुछ नए फॉर्मूला इस प्रकार से बनाए थे जो कि हमारे सिद्धांत से ही मिलते जुलते हैं, लेकिन वेद के आधार पर उन्होंने इस प्रकार के सूत्र बनाए थे कि जिनके आधार पर हमारे केतकर जी ने उनको स्वीकार किया, हमारे एनसी लाहिरी जी ने स्वीकार किया उस गणित को, और उसके अनुसार जो गणित की गणनाएं होती हैं वो आधुनिक गणनाएं वर्तमान में आपके सामने हैं। अब इसमें प्रश्न उठता है कि ये एनसी लाहिरी जी ने कैसे लिया। एनसी लाहिरी जी ने अपनी टेबल ऑफ सन में कि जो प्रीफेस बोलते हैं यानी भूमिका बोलते हैं, उस भूमिका में अंग्रेजी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमने जो इस पर टेबल बनाई है एनसी लाहिरी जी ने, जिसमें गणित की टेबल है और तिथि इत्यादि की टेबल है, उसमें न्यूकॉम्ब और अन्य वैज्ञानिक जो आधुनिक विज्ञानी हैं उनके द्वारा जो अनुसंधान किए गए थे उसके आधार पर बनाई है। और चूँकि केतकर जी ने भी उसी गणित पद्धति के आधार पर संस्कृत में जो है उसको संस्कृतबद्ध करके उस आधुनिक गणित को केतकीय पद्धति में लिखा है। अब दूसरी हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं, जैसे कि सूर्य सिद्धांत है, आर्य सिद्धांत है, ब्रह्म सिद्धांत है, पौलिश सिद्धांत है और अन्य 5 सिद्धांत और वशिष्ठ सिद्धांत इत्यादि हैं। पितामह सिद्धांत भी है। इनमें से पितामह सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत चूँकि संपूर्ण सिद्धांत नहीं है, केवल तिथि कुछ या सूर्य या चंद्र तक ही सीमित है।
लेकिन प्रथम जो हमारा सिद्धांत सामने आता है वो आर्य सिद्धांत है, जिन्होंने संपूर्ण ग्रहों को अपने गणित में लिया, तिथि इत्यादि को भी लिया। इसके अलावा फिर ब्रह्म सिद्धांत आता है और सिद्धांत शिरोमणि आता है, ये सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत आता है। ये चार प्रमुख रूप से सिद्धांत वर्तमान में ऐसे हैं जो अपने आप में परिपूर्ण हैं। इनमें संपूर्ण ग्रहों की गणनाओं का और खगोलीय स्थिति का, तारों का भी संपूर्ण वर्णन किया गया है, इसलिए संपूर्ण सिद्धांत कहलाते हैं। इनके अलावा जो अन्य हैं वो इन सिद्धांतों के आधार पर ग्रह के वेद द्वारा करण ग्रंथ हैं, जैसे कि ग्रह लाघव है, केतकीय पद्धति है, ये सब करण ग्रंथ हैं। क्योंकि करण ग्रंथों में गणना किसी एक तिथि से की जाती है, जबकि सिद्धांत ग्रंथों में गणना कल्प के आदि से या किसी युग के प्रारंभ से की जाती है। तो हमारे जो प्राचीन गणित है, अब हमारा ये प्रश्न उठता है कई बार कि प्राचीन गणित सही है या अर्वाचीन गणित सही है। बिल्कुल। तो जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में हमारे लिए कुछ अनुसंधान की आवश्यकता है, लेकिन जो संकेत मिलते हैं प्राचीन शास्त्रों में वो ये मिलते हैं कि हमारे लिए मध्यम ग्रह से मंद स्पष्ट करने पर जो ग्रह प्राप्त होता है, सूर्य और चंद्र, वही फलादेश के लिए उपयुक्त है। इसके बाद अन्य जो संस्कार हैं, जिनमें तिथि संस्कार है, जिसके बारे में सिद्धांत शिरोमणि के आचार्य भास्कराचार्य जी ने बीजोपनयन संस्कार में भी कहा है। इसके अलावा आधुनिक दृष्टि से परटर्वेशंस हैं, जिनको हमने अपने गणित में चक्रार संस्कार कहा है। चक्रार संस्कार को अंग्रेजी में परटर्वेशन कहते हैं। ये जितने भी संस्कार हैं ये ग्रहण के लिए या दृश्य, अपन कोई घटना देखते हैं, ग्रहों को युति देखते हैं, ग्रहों का भेद करना होता है या ग्रहों को हमें उदयास्त देखना होता है, तो ये अन्य संस्कार जो है हमारे दृष्टि से ठीक है। लेकिन फलादेश की दृष्टि से सूर्य सिद्धांत या आर्य सिद्धांत या मध्य किसी भी प्रकार के सिद्धांत के जो मध्यम ग्रह हैं उनमें मंदफल देकर के जो ग्रह स्पष्ट होता है सूर्य चंद्र, उसी से फलादेश हमारा सटीक बैठता है। और इसके प्रमाण भी हैं, क्योंकि आज से 200 साल पहले हमारे यहाँ आधुनिक गणित नहीं था, ना केतकीय गणित था और ना ही एनसी लाहिरी गणित था। उस समय जो हमारे बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि कुंडली बनाते थे, उन कुंडलियों से 100% सटीक फलादेश होता था। आज भी हम सुनते हैं कि काशी में कई ऐसे विद्वान थे जो कुंडली बना करके और फलादेश कर देते थे कि आप ये भोजन करके आए, यहाँ तक बता देते थे। जी, उस समय जो गणित था वो कौन सा गणित था? आधुनिक गणित नहीं था। उस समय ना खेत की पद्धति थी, उस समय हमारा प्राचीन गणित ही था। तो हमारा जो प्राचीन गणित की पद्धतियाँ हैं वो जो है हमेशा फलादेश की दृष्टि से सटीक हैं, ऐसा मेरा मानना है। मतलब ये प्रश्न वही है कि कलकत्ता पर हमारी निर्भरता क्या आपके इस एक्सेल प्रोग्राम से कम हो सकती है? जैसे अभी भी हम जो पंचांग बनाते हैं कलकत्ता की सारणी से लेकर बनाते हैं, तो क्या आपका जो ये एक्सेल प्रोग्राम है ये भी कलकत्ता पर निर्भर है या आपका ये व्यक्तिगत या शास्त्र से लेकर के बनाया गया? मतलब कोई ऐसा कह सके कि आपके इस प्रोग्राम से कलकत्ता का बिल्कुल भी संबंध नहीं, आप जो भी सूर्य सिद्धांत में प्रतिपादित अपने सूत्र हैं ग्रह स्पष्ट को लेकर के, तो उनका आधार करके आपने इसको बनाया हुआ है, और हम जो कलकत्ता से डाटा मंगाते हैं तो वो निर्भरता हमारी क्या समाप्त हो सकती है इस प्रोग्राम के माध्यम से? जी हाँ, अब कलकत्ता से हमारे प्रोग्राम का कोई संबंध नहीं है और ना ही उसकी अब आवश्यकता है। जी, क्योंकि वर्तमान में हमारा जो सूर्य सिद्धांत है वो उसमें मामूली परिष्करण कर दिए जाएं। जैसे कि हमारे सूर्य सिद्धांत के अंतिम अधिकार है, उसमें कहा गया है चक्रानुपातो, यानी कि चक्र मतलब होता है योग परिवर्तन के अनुसार ग्रहों में जो है बीज संस्कार की आवश्यकता होती है। ये हमारे सूर्य सिद्धांत में स्वयं कहा है। तो उन बीज संस्कारों को यदि हम पुनर्अवलोकन करके और परिष्कृत करके यदि वर्तमान सूर्य सिद्धांत में उनको परिष्करण बीज के रूप में देते हैं तो हमारे ग्रह भी ठीक वैसे ही हैं जो कि वर्तमान में कलकत्ता वेधशाला के हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए कलकत्ता वेधशाला से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारा जो एक्सेल प्रोग्राम है उसके द्वारा भी वही वेद सिद्ध ग्रह प्राप्त होंगे जो आप कलकत्ता से प्राप्त करते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो हमारी निर्भरता है वो बिल्कुल समाप्त हो सकती है आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से। सर, सबसे बड़ी समस्या ये आती कि अभी भी मतलब कुछ ऐसे काशिक पंचांग या देश के कुछ ऐसे पंचांग हैं जो शायद कलकत्ता से अपना डाटा नहीं लेते हैं। ग्रह लाघव पद्धति हो गई या मकरंद पद्धति हो गई, उनकी एक सारणी बनी हुई है, उसी सारणी का प्रयोग करके वो प्रत्येक वर्ष का पंचांग निकालते हैं। लेकिन जो दृक पंचांग होते हैं तो लगभग उनका आश्रय जो है कलकत्ता एफएमरिज से ही लेते हैं। प्रश्न ये है कि जो हमारा ग्रहण है, जो इस सिद्धांत ज्योतिष का बहुत ही बड़ा एक
जिसे हम कहते हैं कि निकष है, वो जो कसौटी जिसे हम कहते हैं कि ग्रहण को लेकर के, तो क्या सूर्य सिद्धांत को लेकर के या सिद्धांत शिरोमणि लेकर के या मकरंद की सारणी को लेकर के और भी जो हमारे केतकर इत्यादि के जो ग्रंथ हैं, क्या उनका आश्रय करके ग्रहण की सटीकता को बताया जा सकता है? क्या आपने उस कुछ अपने इस एक्सेल फॉर्मूले में उसका प्रयोग किया है, और इसके माध्यम से क्या आप आगे आने वाले कई वर्षों का ग्रहण कब होगा, कहाँ पर होगा विश्व में, इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कुछ? जी हाँ, हमारे ब्रह्मांड की जो रचना है वो बड़ी विचित्र है और हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञात थी। इसलिए ऋषि मुनियों ने उस समय जो ग्रह स्पष्टीकरण की विधियाँ दी हैं वो मध्यम मान की हैं। उन्हें यह भी पता था कि मध्यम मान के अलावा भी विचलन होता है, इसलिए उन्होंने बीज संस्कार करने की बात कही थी। तो हम यदि वर्तमान काल में जो ग्रहों की स्थिति है, ब्रह्मांड की स्थिति है, ब्रह्मांड के ग्रहों का परस्पर आकर्षण बल है, उनको यदि हम बीज संस्कार के रूप में शामिल कर लेते हैं, यानी कि उस सिद्धांत का परिष्करण कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे ग्रहों जो सूर्य सिद्धांत या आर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत हैं, इनके द्वारा भी ग्रहण की गणना सरलता से हो जाती है, और जो कि हमारे द्वारा स्वयं की जा रही है। हमारे द्वारा जो गणित करके ग्रहण बताया जाता है उसमें प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार ही हम उसकी गणना करके और ग्रहण की बताते हैं, ग्रहण की घटना के समय को बताते हैं। और जहाँ तक समय का अंतराल है तो समय का अंतराल 1 या 2 मिनट का अधिकतम हो सकता है, और 1-2 मिनट का अंतर कोई अंतर इसलिए नहीं होता है कि चूँकि प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है। जो फिजिक्स के छात्र हैं, प्रकाश मिति जिन्होंने पढ़ी है, लाइट और वेव पढ़ी है, वो अच्छे से जानते हैं कि किसी भी सतह पर जब प्रकाश गिरता है तो वो चारों तरफ फैलता है, तो रिफ्रैक्शन होता है। तो जैसे चंद्रमा के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है और ग्रहण का जब समय होता है तो उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण से 1 या 2 मिनट तक चंद्रमा ग्रसित हुआ है कि नहीं हुआ है ये कोई नहीं बता सकता। जी जी, सही। तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि जो हमारे ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण अथवा जो चंद्र ग्रहण, तो वो इस एक्सेल प्रोग्राम के माध्यम से भी उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो आज के समय में जो व्रत पर्व त्यौहार इत्यादि पड़ रहे हैं उसमें प्रायः अब यह देखने में आने लगा है कि 2-2 दिन पड़ते हैं। जैसे अभी दीपावली की हम बात करें तो कोई कह रहा था 31 तारीख को है, कोई कह रहा था कि 1 तारीख को है, और भी अन्य ऐसे बहुत सारे व्रत पर्व हैं। संक्रांति हो, कोई कभी 15 को, कभी 14 को, कभी 16 को। तो ये इस प्रकार का विचित्रता या इस प्रकार का मतभेद क्यों उत्पन्न हो रहा है? सिद्धांत तो हमारे एक ही है, लेकिन उसमें ये फलों में अंतर क्यों आ रहा है? मतलब त्यौहार, व्रत इत्यादि 2-2 दिन क्यों पड़ रहे हैं? इसके ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। जी, व्रत और त्यौहार का जो निर्णय है वो 2 वस्तुओं पर निर्भर करता है। पहला है गणित कौन सा है, हमारा प्राचीन गणित लिया गया है या अर्वाचीन यानी आधुनिक गणित लिया गया है। इन दोनों गणित में तिथि के अंतकाल में भेद होता है। दूसरा हमारे धर्मशास्त्र हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारतवर्ष में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक उप संप्रदाय हैं और अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ क्षेत्रीय मान्यताएं हैं, कुछ विश्व स्तरीय मान्यताएं हैं, तो उन मान्यताओं में भी भेद है। तो इस प्रकार से गणित का भेद और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो है जो संप्रदायों का भेद है, उन दोनों भेद के कारण से व्रत और त्यौहार आजकल 2-2 होते जा रहे हैं। तो इसका जो समाधान है वो ये है कि यदि हम संपूर्ण भारतवर्ष में वर्तमान में जो हमारे सिद्धांत हैं, सिद्धांत ग्रंथ हैं, उनको जो परिष्करण किया जा रहा है, उन परिष्करण के आधार पर हम उसको स्वीकार करें। क्योंकि हम विदेशी गणित को क्यों स्वीकार करें? हम चूँकि विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। ऐसे में हम यदि कहें कि हम जो है केपलर के ग्रह गणित के नियमों के अनुसार हम गणित करते हैं, या न्यू कॉम्ब के अनुसार हम गणित करते हैं, या हम कहें हम ली जेवियर के अनुसार गणित करते हैं, भले ही वो एनसी लाहिरी का पंचांग हो या केतकी पंचांग हो, उनका आधार तो ली वेरियर और न्यू कॉम्ब भी है। तो हम यदि विश्वगुरु बनना चाहते हैं और मन में बनने की इच्छा है तो हमारे लिए ये चाहिए कि हमारे जो सिद्धांत ग्रंथ हैं और हमारे जो ऋषि मुनि बोल गए हैं उसी के आधार पर हम बीज संस्कार करें, परिष्करण करें और उसी के अनुसार हम तिथि का निर्णय करें। और तिथि का अंतकाल यदि हमारे सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार होगा तो ऐसी स्थिति में ये 2-2 त्योहारों का जो मतभेद है ये समाप्त हो जाएगा। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही।
सर आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो आपने जो ये एक्सेल में जो फॉर्मूला बनाया हुआ है, ये फॉर्मूला किसी एक विशेष सिद्धांत को लेकर के है, मतलब सूर्य सिद्धांत या पितामह सिद्धांत या रोमक सिद्धांत या वशिष्ठ सिद्धांत, जो अपने पंच सिद्धांतिका की बात आचार्य वराहमिहिर करते हैं, तो क्या ये आपका जो फॉर्मूला है, ये जो आपने पंचांग निर्माण किया हुआ है एक्सेल में, तो क्या ये दृक् तुल्य है अथवा किसी एक विशेष सिद्धांत पर आश्रित है? इसमें हमने हमारे आचार्य गणेश देवज्ञ जी का अनुकरण किया है। आचार्य गणेश देवज्ञ जी ने किसी एक सिद्धांत को प्रधानता न देते हुए बल्कि प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक में कहा था कि ये ग्रह किस सिद्धांत से सटीक बैठते हैं। सौर और कोपी विद्युत चमंक कलिको, हाँ, वो जो सूत्र है उसके अनुसार ही उन्होंने निर्णय किया था। तो यहाँ पर हमने उन्हीं के चरण कमलों का हमने अनुगमन किया है कि इसके तहत हमने जो चीज़ जहाँ शुद्ध है उसको वहाँ लिया है। जैसे कि हमारे बाराहमिर जी ने कहा है, आचार्य बाराहमिर ने कहा है कि सूर्य सिद्धांत के ग्रह का तिथि शुद्ध होता है जी, तो हमने सूर्य सिद्धांत के अर्थ को प्रधानता दी है, क्योंकि हमारा पंचांग तिथि ही आधारित है। पंचांग का प्रमुख कार्य तिथि, नक्षत्र इत्यादि का निर्धारण है, तो सूर्य सिद्धांत को प्रबल हमने इसको समझा है। इसके अलावा विदेश में भी अनेक वैज्ञानिक हैं जो आज भी ये कहते हैं कि सूर्य सिद्धांत ही भारत का क्या विश्व का सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है। तो उन सब से प्रेरणा लेकर के हमने सूर्य सिद्धांत को यहाँ पे बैकबोन में रखा, यानी प्रधानता से उसको लिया है। इसके अलावा जहाँ हमें लगा कि अब यहाँ पे कुछ संस्कार की आवश्यकता है, जैसे कि हमारा परम मंद फल या हमारे परम क्रांति, जैसे परम क्रांति मतलब पृथ्वी का क्रांति वृत्त पे झुकाव जो है परम क्रांति कहलाती है। तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार 24 डिग्री है, जो कि आज से 6000 साल पहले थी, वर्तमान में लगभग 23.5 डिग्री है। तो ये इसको हमने वर्तमान में स्वीकार किया है, और उस स्वीकार के पीछे ही वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि आज अभी हम देखते हैं कि उज्जैन के पास में डोगला नामक स्थान है, वहाँ पे 21 जून के दिन हमारे सूर्य भगवान ठीक सिर के ऊपर रहते हैं, इसलिए हमारी छाया नहीं दिखती। तो उस दिन जो अयनांश हैं वो 23.5 अयनांश होते हैं। इसके कारण से ये माना जाता है कि वो हमारे अयनांश भी 23.5 ही के लगभग हैं, 24 के लगभग हैं, और झुकाव जो है हमारा 23.5 है। तो ये दो प्रकार के प्रमाण हमारे पास ऐसे हैं, उनके आधार पर हमने उनको परिष्कृत करके ही स्वीकार किया है। इससे हमारी ग्रहण गणना भी शुद्ध रूप से आने लगी है। जी जी, आपने विक्रमादित्य का जो काल निर्धारण है उसके विषय में भी आपने पंचांग में उसका वर्णन किया। मैंने आपका पंचांग देखा तो उसमें आपने विक्रमादित्य के काल का निर्धारण किया, तो आपने ये किस आधार पर किया? जैसे बहुत सारे लोग जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के काल का निर्धारण करते हैं कि धर्म सिंधु ग्रंथ में अथवा अन्य धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में लिखा रहता है कि उस समय सूर्य अमुक राशि पर, चंद्रमा अमुक राशि पर थे। तो आपने विक्रमादित्य का जो काल निर्धारण है तो वो किस प्रकार से किया, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को आप बताएं। विक्रमादित्य के काल के निर्धारण के बारे में दो प्रकार के मत हैं जी। इनमें से कई विदेशी वैज्ञानिक आए, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत का कोई ऐसा इतिहास बने जो कि ये कह सकें कि भारत अपना सिर गर्भ से ऊपर कर सकता है। ऐसा उन्होंने सोचा कि इनको ना करने दें। इसके लिए उन्होंने अपनी यहाँ की स्थानीय फौज को भी तैयार किया, जिनको भारतीय बोलते हैं, लेकिन उनका मन कुछ अलग था। उन्होंने जो शक सम्मत था उसको जो है, जो कि शालिवाहन शक था, जो कि दक्षिण राज्य में होता था, उस शक को मानते हुए उन्होंने कहा कि ये 4वीं शताब्दी के हैं, जबकि वास्तव में 4वीं शताब्दी नहीं है, बल्कि जो वर्तमान में ईसवी है उस ईसवी से लगभग 650 वर्ष पूर्व उज्जैन में शक सम्मत प्रारंभ हुआ था। जो वर्तमान में जो शक हम इसको देखते हैं, जैसे वर्तमान में 1945 साके है, जो साके शालिवाहन साके है, जो कि दक्षिण का राज्य था, शालिवाहन राज्य, वहाँ उन्होंने प्रारंभ किया था कालांतर में। लेकिन लगभग इससे 650 साल पहले उज्जैन में शक प्रारंभ हो चुका था। उसके आधार पर हम यदि गणना करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो विक्रमादित्य हैं वो 101 शताब्दी पूर्व यहाँ पर उज्जैन में जन्मे थे। जी जी, जबकि 5वीं शताब्दी में धन्वंतरी, क्षपण, वराहमिहिर इत्यादि जो विक्रमादित्य के नवरत्नों में थे, तो 5वीं शताब्दी का भी उनका वर्णन हो सकता है। उनका वो अग्रिम पीढ़ी इत्यादि रही हो, कुछ ऐसा पीढ़ी सेम थी, वही पीढ़ी थी, लेकिन चूंकि जो शालिवाहन शक है उसको अंग्रेजों ने पकड़ा जी, उसके आधार पर इनका काल निर्धारण कर दिया, तो इनको 650 साल आगे कर दिया। अच्छा, क्योंकि वास्तविक काल तो उनका जो है वो
ईस्वी के 101 वर्ष पहले ही है, लेकिन उसमें यदि आप 600 साल जोड़ देंगे तो वो 5वीं 6वीं शताब्दी तक पहुंच जाता है। तो शक, शालिवाहन शक और उज्जैन का शक, इसमें जो भ्रम उत्पन्न हुआ है, इसके कारण से ये जो है 4वीं 5वीं शताब्दी के बता दिए गए कि विक्रमादित्य 4वीं 5वीं शताब्दी हुए थे, 12 भी 4वीं 5वीं शताब्दी में हुए थे। जी जी। तो पंचांग के साथ साथ कुछ और आपके फॉर्मूला या कुछ और प्रोग्राम ऐसे हैं क्या जो एक्सेल में ही बने हुए हैं और वो समाज के लिए अत्यंत उपयोगी हों? कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं क्या, जैसे जो हम कुंडली बनाते हैं वो भी तो पूर्णतः पंचांग पर ही आश्रित होता है, जन्म कुंडली जो लग्न इत्यादि के आधार पर बनाते हैं, तो कुछ और ऐसे आपके प्रोग्राम हैं क्या? जी, एक्सेल में भी प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि एक्सेल में पंचांग की गणना करते समय सभी ग्रह स्पष्ट हो जाते हैं, तो ग्रह स्पष्टों को ही आगे नवांश इत्यादि बनाना सरल है एक्सेल में। तो एक्सेल में जो है कुंडली का एक प्रोग्राम भी एक्सेल में बनाया हुआ है। अच्छा, जिससे आप जन्म कुंडली क्षण भर में तैयार कर सकते हैं। मतलब जो आजकल हम देखते हैं जो अनेक जो एप्लीकेशन है आपको दिखाई देते हैं, तो उसमें भी आपका कहीं न कहीं योगदान हो सकता है यदि आगे भविष्य में कुछ इस तरह की हो, मतलब लगभग उनके जैसा ही एक तरह से अपना है, लेकिन वो एक्सेल फार्मूला में कुछ ऐसा। जी हाँ, क्योंकि जो इसके प्रोग्रामर होते हैं वो अपनी लैंग्वेज उनकी होती है जो कि यूजर फ्रेंडली होती है, जो कि मोबाइल ऐप वगैरह रहती हैं, वो एक्सेल में चलती नहीं है। जी। तो हमारे एक्सेल में हमने जो फॉर्मूला डाले हैं, इसके आधार पर कोई भी अपने यूजर फ्रेंडली आधुनिक प्रोग्राम बना सकता है, क्योंकि सूत्र वही होते हैं, केवल लैंग्वेज का अंतर होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अंतर होता है। तो इस एक्सेल प्रोग्राम के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो भी कंप्यूटर का जानकार हो या अपना जो सिस्टम होता है उसका जानकार हो, वो अपनी भाषा में उसको प्रोग्राम को लिख सकता है। आपने अभी चर्चा की थी चंद्र स्पष्ट जब आप कर रहे थे, तो कुछ आपने जो आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल है वहाँ पर भी आपने जाकर के चंद्रमा का वेद किया, तो उसके विषय में थोड़ा सा आप बताएं। जो है सन 2005 में भोपाल का जो आंचलिक विज्ञान केंद्र है वहाँ रायगांवकर जी वैज्ञानिक थे, तो हमारे अच्छे मित्र थे वो। तो उस समय हम उनसे मिलते रहते थे, और संयोग से उसमें चंद्र ग्रहण भी पड़ा था एक बार। तो रात्रि काल में लगभग 1 बजे चंद्र ग्रहण था, तो वहाँ पर हम लोगों ने चंद्र ग्रहण के दौरान भी चंद्र स्पष्ट करने में जो हमारी त्रुटि थी उसको हमने दूर किया था। इसके अलावा वहाँ पर एक RSS का स्कूल है जो कि वर्तमान में भदभदा से आगे है, तो वहाँ भी रात को जाकर के हम और चंद्रमा का भेद करते थे, क्योंकि जंगल प्रांत में हमारे लिए चंद्रमा अच्छे से दिखाई देता था। शहर में लाइट होने के कारण से तारे नक्षत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वहाँ पर जाते थे। ये 2005 और 6 के लगभग की घटना है। तो उस समय जो चंद्रमा में हमारे लिए लगभग 20 कला का जो त्रुटि आती थी हमारे गणित में, उस 20 कला की त्रुटि को हमने शुद्ध करने का प्रयास किया था। जी जी। तो अभी भी कई ऐसे पंचांगों में हम देखते हैं कि बृहस्पति शनि जो इतने बड़े ग्रह हैं, तो उनमें भी लगभग 10 अंशों तक का अंतर उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसा किस कारण से होता है? जो है ऐसा जो है, जो अंतर है वो गणित का अंतर है। जैसे कि हमारा जो प्राचीन सिद्धांत है वो मध्यम ग्रह पर आधारित है, यानी कि उनका जो मध्यम ग्रह के बाद भी हम जो ग्रह स्पष्ट करते हैं वो भी वास्तव में मध्यम ही है, बल्कि ग्रहों का जो विचलन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। और वो विचलन जो है पृथ्वी के अलावा जो अन्य ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य हैं, गुरु हैं, वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा विचलन पैदा करते हैं, जिसको परटर्वेशन बोलते हैं। तो उस परटर्वेशन के अंतर के कारण से ग्रहों में कई बार 3-3, 4-4 अंश का अंतर होता है। जैसे वर्तमान में जो राहु का अंतर है वो 4 डिग्री अधिक चल रहा है। वर्तमान में हमारा जो सूर्य सिद्धांत है उसका जो राहु है वो 4 डिग्री अधिक है, और हमारे जो आधुनिक सिद्धांत है उनका 4 डिग्री कम है। तो ये डिग्रियों का जो अंतर है उसके पीछे प्रधान रूप से जो कारण है वो ब्रह्मांड के आकर्षण बल है। तो आपको व्यक्तिगत रूप से कौन सा सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है? सूर्य सिद्धांत हुआ या ग्रह लाघवी पद्धति हुई, मतलब आपको कौन सी पद्धति पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक विश्वास है कि ये पद्धति फलादेश के रूप में भी ये सक्षम हो सकती है, और उसको आधार मान करके यदि हम फलादेश करें तो वो सटीकता प्राप्त कर सकता है? क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि खेटस फुटैरे व फलस फुटत्तम। तो आपको कौन सा सिद्धांत अत्यधिक मतलब सैद्धांतिक दृष्टि से स्पष्ट दिखता है? फलादेश ज्योतिष पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी विद्या है जो आगे का बता सकती है कि क्या होने वाला है। इसके अलावा कोई दूसरी विद्या नहीं है जिसमें वो 2 मिनट या 2 क्षण आगे का ही बता सके। इसलिए इसका प्रधानता जो है हमारे ज्योतिष की वो फलादेश है, फलादेश की प्रधानता है। अब फलादेश की दृष्टि से यदि ग्रह स्पष्ट हैं
तो वो होना चाहिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिसके आधार पर फलादेश किया है। जैसे जितने भी फलादेश के ग्रंथ हैं सब में स्फुट ग्रह की बात की है। स्फुट ग्रह का मतलब क्या होता है? ग्रह अपने विमंडल में होता है, ना कि क्रांति वृत्त में होता है। तो क्रांति वृत्त में ग्रह नहीं हो, बल्कि अपने विमंडल में ग्रह जहाँ होगा वही स्फुट ग्रह होगा। और इसीलिए हमारे गणित में मध्यम ग्रह के बाद सीधा उसको मध्यम फल दे करके, मंद फल का संस्कार करके उसको विमंडल में ही स्पष्ट करते हैं। जबकि भ्रम यह फैला हुआ है कि ग्रह विमंडल में नहीं बल्कि क्रांति वृत्त में स्पष्ट होता है। और आधुनिक जो गणित है वो विमंडल को तक ग्रह स्पष्ट तो करते हैं, लेकिन उसको राहु का संस्कार करके यानी पात का संस्कार करके उसको क्रांति वृत्ति करते हैं। तो क्रांति वृत्ति ग्रह वेद के लिए काम का है, लेकिन फलादेश की दृष्टि से ग्रह जहाँ हैं वहीं उसका फलादेश होगा। इसलिए स्फुट ग्रह हमारे जो ग्रंथों में कहा है, महर्षि पाराशर ने भी कहा है कि द्रक तुल्यताम ग्रह, तो ग्रह जहाँ दिखेगा वहीं का फल देगा। तो ग्रह तो अपने विमंडल में होता है, यानी कि अपनी कक्षा वृत्त में होता है, ना कि क्रांति वृत्त में होता है। तो ग्रह अपने जब कक्षा वृत्त में होता है तो वहीं दिखेगा, और वहीं दिखेगा तो उसी फलादेश का जो है पाराशर जी महाराज ने निर्देश किया है। इसलिए हमारे जो सैद्धांतिक ग्रंथ हैं उनके द्वारा जो ग्रह स्पष्ट किए जाते हैं वो फलादेश की दृष्टि से सटीक होते हैं। और जो आधुनिक अर्वाचीन पद्धति है उसमें जो क्रांति वृत्ति ग्रह होते हैं वो वेद की दृष्टि से, युति की दृष्टि से, ग्रहण की दृष्टि से वो ठीक है। तो इस तरह से गणित अलग अलग नहीं हुआ, केवल गणित को समझने का अंतर आ गया है। गणित वही है जो हम सूर्य सिद्धांत से करेंगे, हम मध्यम ग्रह में मंदफल संस्कार करके स्फुट ग्रह बनाएंगे, स्फुट ग्रह से हम फलादेश करेंगे, और उसी स्फुट ग्रह में पात का संस्कार करके हम उसको क्रांति वृत्ति करके और उसी से हम ग्रहण निकाल लेंगे, युति निकाल लेंगे। इस प्रकार से गणित का भेद नहीं है, हमारे समझने का भेद है। जी जी। तो आपका ये जो गणित है जो एक्सेल में आपने बनाया हुआ, तो कहीं अन्यत्र भी इसका उपयोग होता है कि मतलब आप जनहित में भी किसी को प्रसारित करते हैं क्या, या गणित आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उनमें भी आप इसको वितरित करते हैं क्या? वितरण किया है, यदि आवश्यकता जिनको लगती है तो हम उनको देते हैं। और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उसके पात्र हैं या नहीं है, क्योंकि जिनको एक्सेल नहीं आता है उनके लिए वो प्रोग्राम काम का नहीं है। तो इसलिए जो चाहें तो हमसे ले भी सकते हैं, हम उनको पूरा प्रशिक्षण भी दे देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य समाज को इस हमारे प्राचीन सिद्धांतों को आगे बढ़ा करके देने का है। और इसी दृष्टि से मैं एक्सेल प्रोग्राम के अलावा वर्तमान में एक पुस्तक भी लिखने जा रहा हूं, जो कि एक अर्वाचीन सिद्धांत की होगी और एक प्राचीन सिद्धांत की होगी। इसके पीछे कारण ये है कि चूँकि जो प्राचीन सिद्धांतों के जानकार हैं और हमारे विद्वान हैं उनको अर्वाचीन सिद्धांतों की जानकारी कम है। कुछ को तो अच्छी जानकारी है, लेकिन अधिकांश को जो है अर्वाचीन यानी आधुनिक गणित की जानकारी नहीं है। और जो आधुनिक गणित के विद्वान हैं उनके लिए प्राचीन सिद्धांतों में या तो रुचि नहीं है या उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है। और चूँकि प्राचीन गणित हमारा काफ़ी गणित गणनाओं से जटिल लेता है, इसीलिए हमने एक्सेल में उसको बनाया है। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों प्रकार की जो पुस्तकें हैं उनमें हमने एक्सेल के फॉर्मूला भी दे रहे हैं, इससे वो जो है स्वयं अपने द्वारा प्रोग्राम भी तैयार कर सकते हैं। आगे की आपकी क्या कार्य योजना या क्या भविष्य योजना इस सिद्धांत को लेकर के, या फिर कुछ आप इसको नए जो लैंग्वेज है कंप्यूटर के उसमें आप इसको डेवलप करना चाहते हैं, या फिर एक्सेल में ही इसको रखना चाहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या जो भी सीखने के इच्छुक अभ्यर्थी उनको आप प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि आप स्वयं अभी पीएचडी कर रहे हैं विश्वविद्यालय से, तो ये कैसे उसको आप कर सकते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट उसको कैसे करेंगे? हाँ, इस विद्या को हम कई प्रकार से प्रसारित करना चाहते हैं। जैसे जो हमसे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन द्वारा किसी प्रकार से यदि वो स्वयं इच्छुक है, करने का इच्छुक है, क्योंकि अकेला सीखना सब कुछ नहीं है, करना उसको धरातल पे करने का आवश्यकता होती है। तो जो धरातल पे करना चाहते हैं तो वो किसी भी टाइम हमें फ़ोन लगा करके और हमसे अपना पूछ सकते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। इसके अलावा हम YouTube चैनल के माध्यम से भी प्रसार करेंगे और पुस्तकों के माध्यम से भी हम प्रसार करेंगे, और पुस्तकें भी हम PDF के रूप में रखेंगे कि जिसे उपलब्धता उनको सरलता से हम दे सकें। और यदि वो मैसेज करते हैं तो उस पर हम पुस्तक को भी फ्री ऑफ कास्ट किसी प्रकार की बिना कीमत के देंगे उनको। और भी जो आगे सजेशंस आएंगे कि हमें उनको किस प्रकार से देना चाहिए, तो हम पूरा उनको देने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही बात आपने अच्छी कही, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आपका एक सनातनी कैलेंडर आपने शायद अभी नया इस वर्ष से प्रारंभ में किया है, तो उसका विचार आपके मन में कैसे आया, उसको कैसे कैलेंडर के रूप में उसको प्रकाशित किया जाए, इसके विषय पर थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं। चूँकि हम ग्रामीण अंचल के रहने वाले हैं,
तो हम अपने गांव में देखते थे कि जो साक्षर नहीं थे, जिनको लिखना नहीं आता था, उन्हें भी तिथियों के बारे में पूरा ज्ञान था। हमारे यहाँ लंबरदार बोलते थे उनको। लंबरदार के पास में बेचारे किसान लोग आते थे और लंबरदार से पूछते थे कि उनकी जो पेशी है तहसील में वो कब लगी है, तो लंबरदार बोलते थे लागत कुंवार की दोज को लगी है। तो वो तत्काल हिसाब लगाते थे कि अभी आषाढ़ चल रहा है तो आषाढ़ सावन भादों कुंवार 4 महीने बाद उनकी पेशी है। यानी जिसको हम ये कह सकते हैं कि साक्षर नहीं है, अंग्रेजों की दृष्टि में उसको बोलते थे निरक्षर। वो हमारे यहाँ वास्तव में ज्ञानी था, क्योंकि उसको पूरा संपूर्ण ज्ञान था कि तिथि क्या होती है। लेकिन कालांतर में हमारे यहाँ इस प्रकार से हुआ कि अंग्रेजी के कैलेंडर टंग गए, घर घर में कैलेंडर टंग गए। इससे हुआ ये, स्कूलों में भी शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम से हो गई, स्कूलों में जो कैलेंडर है वो भी अंग्रेजी माध्यम से हो गया। तो अब स्थिति ये बन गई कि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, यहाँ तक कि कई बार तो संस्कृत विश्वविद्यालय में जो एडमिशन ले रहे हैं उनसे भी हम पूछते हैं कि बताइए आप कौन सी तिथि और आज तिथि और महीने का नाम क्या है। उनको महीने तक का नाम पता नहीं था। तो हम ऐसी स्थिति में अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जबकि हमारा दायित्व है कि हम जो है संस्कृति को बनाए रखें। क्योंकि अगर मान लो हम अंग्रेजी के साथ काम करते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी हमारे लिए विश्व लेवल पे ले जाती है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम अपने चैत वैशाख और आषाढ़ को भूल जाए। चैत वैशाख हमारी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पूरे त्यौहार इन्हीं चैत वैशाख जेठ आषाढ़ से बनते हैं, तिथियों से बनते हैं। तो हमें आवश्यक है कि घर में एक इस प्रकार का कैलेंडर भी टंगे रहे अंग्रेजी के साथ साथ, जिसमें हेडिंग में चैत्र और वैशाख जेठ हो। इससे हमारे जो नवयुवक हैं या हमारे जो नई पीढ़ी है वो घर में उसको टंगा देखेगी तो कम से कम चैत्र वैशाख महीने का नाम तो याद कर लेगी। भले ही वो तिथि याद ना कर पाए तो कोई बात नहीं है, कम से कम महीने का नाम तो भारतीय उनके पास बना रहे। इससे वो हमारे भारतीय बने रहें और विदेशी संस्कृति को भी अपनाएं, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत की संस्कृति को न भूलें, ये हमारी सबसे प्रार्थना है। सही, बहुत अच्छी बात आपने कही कि भारतीय संस्कृति को न भूलें, भले वो पाश्चात्य की संस्कृति का ग्रहण करें। तो आपके इस प्रोग्राम के आधार पर कुछ ऐसा आपको अनुभव हुआ फलादेश करते समय कि पूर्ण रूप से सटीकता घटित हुई हो और फल साक्षात दिखाई दे रहा हो? कुछ इस प्रकार का यदि अनुभव हो तो आप कृपया उसको शेयर करें। जी हाँ, ये लगभग सन 2000 के आसपास की बात होगी। एक हमारे मित्र हैं ब्रिजेश गुप्ता जी हैं, जो कि ग्वालियर में रहते हैं। उनके भतीजे को कोई बीमारी हुई थी, तो वो दिल्ली में भर्ती था। तो उन्होंने हमें फ़ोन लगाया था कि ज़रा देखो आपकी जो है इसकी क्या स्थिति बनेगी। तो हमने उस समय आयु निर्णय से देखा कि उस बच्ची की आयु 7 वर्ष थी और उसकी हृदयघात के कारण से मृत्यु होना चाहिए, मतलब हृदय में किसी प्रकार की परेशानी, छेद या कुछ होना चाहिए, उससे मृत्यु होना चाहिए। लेकिन संयोग से उस समय मोबाइल वगैरह नहीं थे, 2000 के आसपास हमारे पास नहीं था। संयोग से 5-6 महीने बाद ब्रिजेश जी से जब बात हुई हमारी, ब्रिजेश गुप्ता जी से, तो उन्होंने बताया भतीजा रहा नहीं, और उन्होंने ये बताया भतीजा 4 साल का था। तब मुझे लगा कि भाई हमारे आयु निर्णय में आयु 7 वर्ष आ रही थी वो, और दूसरा उसको लंग्स में इन्फेक्शन था, इसके कारण से ख़त्म हुआ है। तो ये हमारे लिए संदेह उत्पन्न हो गया अपने ज्योतिष के ऊपर। फिर हमने अपने पूजनीय पिताजी को फ़ोन लगा करके, उसमें फ़ोन ज़रूर थे, मोबाइल नहीं थे, फ़ोन लगा करके पूछा अपने गांव में कि क्या ज्योतिष कुछ ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं है क्या? तो हमारे पूज्य पिताजी ने हमें निर्देश दिया कि ज्योतिष सटीक है, लेकिन हमसे कुछ देखने में गलती हो जाती है, इसके कारण से जो है कुछ त्रुटि तुमसे हुई है। फिर हमने जो उसका विशद अध्ययन प्रारंभ किया तो हमने देखा कि हमारे ब्रह्मांड में जो फैलाव हो रहा है, ब्रह्मांड में फैलाव के कारण ग्रहों की जो गतियाँ हैं उनमें परिवर्तन हो गया है। उन परिवर्तन के कारण से जब हमने उसको पूरी तरह अनुसंधान किया तो पाया कि वास्तव में उसकी 4 वर्ष ही आयु आ रही थी और हृदय से ही मृत्यु हुई है, क्योंकि डॉक्टर द्वारा जो नली डाली जा रही थी फेफड़े में पानी निकालने के लिए, वो नली गलती से उसके हृदय में जाके प्रवेश कर गई थी, उससे उसकी मृत्यु हुई थी। तो हृदय का जो कारण है वो तो सटीक आया था, लेकिन 7 वर्ष की जो आयु बताई थी उसकी जगह 4 वर्ष वास्तव में जब ग्रह का परीक्षण किया, ग्रह गणित का परीक्षण किया तो उससे आ गई थी। ये घटना एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने मेरे जीवन में एक तरह से इस ज्योतिष के प्रति सोच को बदला, टर्न लिया। बहुत अच्छी बात आपने कही। आज के समय में यदि देखा जाए तो अपने जो सिद्धांत ग्रंथ हैं अथवा जो सिद्धांत या पंचांग बनाने की प्रक्रिया है, या फिर पंचांग आप छोड़ें, किसी से कह दिया जाए कि आप चंद्र स्पष्ट कर दीजिए, जो जन्म कुंडली का चंद्र स्पष्ट होता है या लग्न स्पष्ट होता है, तो बड़े बड़े अच्छे ज्योतिषी चंद्र स्पष्ट या लग्न स्पष्ट या भयात भवोग को भी नहीं जानते, लेकिन वो बहुत बड़ा उनका अपना एक नाम फैला हुआ है फलादेश को लेकर के। तो आज के समय में जो फलित को लेकर के जो ज्योतिषियों के
मन में या लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है और अपने जो सिद्धांत के जो ग्रंथ है उनके प्रति एक निरादर का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये आगे के लिए अच्छा संकेत है अथवा गलत संकेत है? ये हमारे भारत के लिए बहुत घातक होगा। यदि हम कंप्यूटर पर पूर्णतः निर्भर हो जाएंगे तो स्वयं गणित की जो हमारी विद्या है, वो जिसको हम अपनी प्रज्ञा के द्वारा ज्ञात करते हैं, उसका ह्रास हो जाएगा। और चूंकि इसमें इन विद्वानों की गलती भी नहीं है, क्योंकि इनको जो उपलब्ध होगा उसी के अनुसार ये कार्य करेंगे। तो चूंकि हमारे वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम हैं वो न्यूकॉम्ब के आधार पर हैं या ली वेरियर की टेबल के आधार पर हैं, जिनको एनसी लाहिरी और केतकी नाम दे दिया गया है, भारतीय नाम दे दिया गया, वास्तव में उस आधार पर हैं। तो हमारे पास जो है सरलता से वो उपलब्ध हैं। तो सरलता से जो चीज़ उपलब्ध होती है उसी का प्रचार प्रसार होता है। तो हमारे ग्रंथों के जो सूत्र हैं वो चूँकि गणितीय रूप से, सरल रूप से किसी ने प्रस्तुत नहीं किए, ये गलती हमारी है। हम यदि मान लो अपने प्रोग्राम, सूर्य सिद्धांत के प्रोग्राम को पहले बना लेते, परिष्करण पहले कर लेते और हमारे जो गृह लागम उसका भी प्रोग्राम हम बना लेते, तो ये स्थिति वर्तमान में जो चल रही है वो नहीं बनती। अब चूँकि जो हमारे उपयोगकर्ता हैं, हमारे बंधु जो गणित करते हैं, ज्योतिष करते हैं, उनके लिए अभी इतना कई विद्वानों को ये भेद पता नहीं है कि ये गणित बल वास्तव में आया कहाँ से है, इसलिए वो अनजाने में गलती हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि सभी विद्वान इसको समझें कि हमारा जो प्राचीन गणित है वही सटीक हमारे लिए फलादेश में संभव है, क्योंकि उसी गणित के अनुसार हमारे फलादेश के नियम बने हुए हैं। तो चूँकि फलादेश के नियम जब प्राचीन गणित पर हैं, तो उसी गणित से यदि हम फलादेश करेंगे तो ही फलादेश की सटीकता आएगी। ये जो है हमें वातावरण पैदा करना होगा। इसमें गलती किसी की नहीं मानता मैं, बल्कि परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई हैं जिसके सहारे वो वर्तमान में जो उन्हें उपलब्ध हो रहा है उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतने अपने अनुभव और जो सिद्धांत के जो गूढ़ विषय हैं आपने उनको हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।